धनोतना सदाशिवम। द केरला स्टोरी चर्चा में है। फिल्म मेकरों के लिए मानवीय संवेदना से सराबोर विशुद्ध आर्थिक प्रयोग, राजनेताओं के लिए चुनावी मुद्दा, संविधान और कानूनविदों के लिए लॉ एंड ऑर्डर की असफलता पर श्वान युद्ध का विषय, नौजवान पीढ़ी के लिए हिंदुत्व की हुंकार। पर वे माँ बाप और वे बेटियां जो इस स्टोरी में हिंसा बनने को बची ही नहीं हैं, जो इस अमानवीय दुष्कृत्य का शिकार हो गई हैं, उनका क्या? वे कितनी संख्या में हैं? 32,000, 3200, 320 या फिर 3? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि वे जितनी भी थीं, आखिर वो इस दुष्कृत्य का शिकार हुई ही क्यों? बेटा बेटी एक समान का आखिर दोष किसका? आखिर दोष किसका? बेटा बेटी एक समान के प्रगतिशील विचार का? बेटा बेटी एक समान वाले प्रगतिशील विचार का? धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था का? शिक्षा के वैज्ञानिक विकासवादी ढांचे का? सांस्कृतिक उदारता का? आखिर दोष किसका है? केरला स्टोरी देश के बुद्धिजीवियों के लिए स्त्री अस्मिता के विवेचन का विषय रहकर कुछ दिन बहस के लिए बना रहेगा। राष्ट्रवादियों के लिए धर्मांतरण और आतंकवाद का, और धर्मांधों के लिए एक चिंगारी बनकर समाज में जाने कब तक आग लगाती रहेगी ये केरला स्टोरी। लेकिन ये केरला स्टोरी का सिर्फ एक पहलू है। क्या हम रोज़ हजारों किशोरियों को, अल्प वयस्क या वयस्क छात्राओं को, पुरुष के कंधे से कंधा रगड़ती कामकाजी महिलाओं को इसी केरला स्टोरी के किसी अनुलिखित पात्र के रूप में नहीं देखते? क्या प्रत्येक माँ बाप अपनी किशोर बेटी को स्कूल या कॉलेज भेजते समय एक केरला स्टोरी की कल्पना से भयभीत नहीं रहता? ये है वो दूसरा पहलू जिसका हिस्सा हम सभी हैं। जरूरी नहीं है कि इस दैनिक केरला स्टोरी में स्त्री पात्र हिंदू हो और पुरुष पात्र मुसलमान, परंतु ये जरूरी है कि हमारे दैनिक जीवन में हर लड़की और परंतु ये अनिवार्य है कि हमारे दैनिक जीवन में हर लड़की, हर औरत आज केरला स्टोरी की दलित, शोषित और विखंडित नारी पात्र है। दलन, शोषण और विखंडन करने वाले उसके अपने ही घर परिवार, रिश्तेदार या साथी लोग हैं। चाकू तरबूज की युति में व्यावहारिक सत्य तो इतना ही है कि कटता हमेशा तरबूज है। यही प्राकृतिक और व्यावहारिक सत्य है। विज्ञानवादी दृष्टि इस सत्य को ढक सकती है पर इसका समाधान नहीं कर सकती। क्या कभी इसके इस पहलू पर भी विचार किया है कि इस केरला स्टोरी के कारण क्या हैं और इसका समाधान क्या है? देश की स्वतंत्रता के साथ ही आपातकालीन संवैधानिक व्यवस्था में एक विशेष प्रावधान किया गया कि देश का सामाजिक ढांचा पंथ निरपेक्ष और वैज्ञानिक आधार पर आधारित होगा। पंथ निरपेक्षता कुछ ही समय बाद धर्मनिरपेक्षता में स्थानांतरित कर दी गई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिभाषा अकथित रूप से यूरोपियन जीवन शैली, यूरोपियन जीवन दर्शन और अंग्रेजी शिक्षा में निहित कर दी गई। अकथित रूप से इसलिए क्योंकि विज्ञान शब्द की जो व्यक्त परिभाषा भारतीय सांस्कृतिक और पारंपरिक दर्शन में थी, उसके समकक्ष कोई अन्य विचार वैज्ञानिक परिभाषा की सीमा के अंतर्गत आ ही नहीं सकता था। लेकिन तत्कालीन सभी बुद्धिजीवी भारत के पारंपरिक जीवन दर्शन को नकारने में ही वैश्विक भारत का निर्माण करने के पक्षपाती थे और विज्ञान का अर्थ यूरोपियन वैचारिक विमर्श के साथ जोड़ते ही 5 विचार अस्तित्व में आए: स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री पुरुषों में समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अधिकार और प्राचीन परंपरागत मान्यताओं को अंधविश्वास कहकर नकारना। इसके साथ भारतीय जनजीवन में एक व्यापक परिवर्तन किया गया और जिसकी नींव बनी शिक्षा प्रणाली। आखिर किसी भी देश का आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा पर ही आधारित होता है। बेटा बेटी एक समान के विचार को शिक्षा के माध्यम से साकार किया गया।
स्त्री स्वतंत्रता को महिलाओं द्वारा अपनी आर्थिक सत्ता स्थापित करने के लिए नौकरी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के रूप में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के को मर्यादा विहीन संभाषण के रूप में, समान अधिकार को रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ने के नाम पर पारिवारिक व्यवस्था विच्छेद करने के रूप में तथा प्राचीन परंपरागत मान्यताओं को निजी जीवन में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सीमित करके भारतीय संस्कृति के उन सभी मूल्यवान व्यावहारिक जीवन सत्यों को उखाड़ फेंका गया जिनके आधार पर भारत का जनजीवन प्राकृतिक न्याय और व्यावहारिक अनुभव सिद्ध जीवन शैली पर स्थापित था। विज्ञान का अर्थ पाश्चात्य जीवन दर्शन के साथ संयोजित करते ही सब कुछ बदल गया। शिक्षा को व्यवसाय आधारित मॉडल बनाकर, देश की भावी कोरी कापियों को धन के महत्व से लिखकर, नैतिक शिक्षा को अव्यावहारिक कहकर शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर, जिस किशोर पीढ़ी को विकसित भारत का आधार बनाने का लक्ष्य रखा गया, उसमें नैतिकता विहीन धन लोलुप युवा पीढ़ी का निर्माण हुआ। उस युवा पीढ़ी का जो धन कमाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इस अवधारणा से अभिभूत थी। स्त्री स्वातंत्र्य और शिक्षा के अप्राकृतिक अवैज्ञानिक विचार ने भारतीय समाज की उस रीढ़ पर प्रहार किया था जो समाज की संवाहिका थी और देश एक कुचक्र में फंस गया। भारतीय संस्कृति ने शिक्षा के संदर्भ में स्त्री और पुरुषों के बीच कोई संकीर्णता नहीं रखी थी। ये इतिहास के द्वारा सिद्ध है, इसको बार बार उल्लेखित करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्त्री पुरुष एक समान का सिद्धांत ना ही व्यावहारिक है, ना ही प्राकृतिक सत्य है, ना ही वैज्ञानिक सत्य है, और इसलिए भारतीय संस्कृति में स्त्री और पुरुषों के अधिकार और कर्तव्यों की व्याख्या भिन्न भिन्न सत्ता मानकर ही की गई है और इस आधार पर अलग अलग सत्ता के रूप में स्त्री और पुरुषों की शिक्षा के मानक भी सर्वथा भिन्न थे और यह भिन्नता ही भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में दोनों की ही स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता था। दोनों ही अनुशासक थे, दोनों ही अनुशासित। इस परस्पर उत्तरदायित्व का आधार वह नैतिकतापूर्ण मनोवृत्ति थी जिसके मूल में स्त्री का स्त्रीत्व सुरक्षित था और स्त्रीत्व सुरक्षित होने के कारण ही मातृत्व प्रखर था। वैज्ञानिक विचार में वो छत्राणियाँ जो पर पुरुष के संस्पर्श की कल्पना मात्र से स्वयं को बचाने के लिए जौहर करने में ही स्वयं का स्वाभिमान मानती थीं, उन्हें धर्मांध और अशिक्षिता कहकर नकार दिया गया। जबकि भारतीय परंपरा में उन नारियों को सतीत्व का उच्च आदर्श मानने की परंपरा रही जिन्हें जन सामान्य में आज भी सती माँ कहकर पूछता है, भले ही आयु में वो 12 वर्षीय कन्या ही क्यों न रही हो। और वैज्ञानिक विचार ने सहशिक्षा के रूप में 12वीं कक्षा तक की शिक्षा व्यवस्था को लागू कर किशोर और किशोरियों के कच्चे और अपरिष्कृत मनोभूमि को आंदोलन के उस संघर्ष में ढकेल दिया जहां अस्मिता का बोध समाप्त कर दिया गया, जिसके गर्भ से केरला स्टोरी की अनगिनत कहानियां जन्म लेने लगीं। सनातनी हिंदू चिंतन धारा में स्वधर्मे निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह के रूप में जो जीवन दर्शन दिया था, उसके मूल में स्थित धर्म नामक तत्व पूजा पाठ और उपासना से सर्वथा भिन्न, मानव से के प्रकृति सिद्ध गुण स्वभावानुकूल आप्त जनों द्वारा निर्णीत कर्तव्य व्यवस्था का बोधक था, जिसके अंतर्गत लैंगिक भेद के आधार पर स्त्री और पुरुषों के धर्म सर्वथा भिन्न कहे गए हैं। नर पालक है और नारी पाल्य है। स्त्री को सर्वोच्च धन के रूप में सर्वविध रक्षणीय कही गई है, जो रक्षित होने पर घर परिवार एवं वंश के अभ्युदय का फल देती है। परंतु विज्ञानवादी विचारधारा ने इस संतुलन को ये कहकर विखंडित कर दिया कि स्त्री दासी नहीं, और संविधान ने तो धर्म की परिभाषा ही बदल दी। पर हमने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। क्या आज बच्चों को पैदा करना पुरुष का काम बन गया है? क्या एक दंपति का सर्वोच्च लक्ष्य संतान उत्पन्न करना अब नहीं रहा? क्या अनाथ आश्रमों से बच्चा गोद लेकर पाल लेने का तर्क देने वाले विज्ञानी लोग क्या किसी स्त्री के उसके मातृत्व बोध की पूर्णता का भाव अनाथ आश्रम के बच्चे से दिला सकते हैं? क्या ये प्रश्न स्त्री समुदाय से भी हैं, और प्रायः ये सारे प्रश्न स्त्री समुदाय से ही हैं। क्या अनाथ आश्रम में पलने वाले बच्चे खेत में पैदा होते?
आखिर वे भी तो किसी न किसी शिक्षा प्राप्त करने वाले आधुनिक वैज्ञानिक प्रचार से ग्रस्त किसी नरमादा की संतान होंगे। ध्यान देने की बात है, केरला भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है और राज्य से एक बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ। प्रश्न ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल किसने और क्यों किया, प्रश्न तो सिर्फ ये है कि विज्ञानवादी शिक्षा लेने वाली वो लड़कियां आखिर धर्म और उपासना के नाम पर ही विनाश के गर्त में पहुंची। यदि धर्म और संप्रदाय, पूजा पाठ, उपासना आदि इतने ही अव्यावहारिक और खोखले हैं तो आखिर वे धारा प्रवाह, अंग्रेजी और केरला बोलने वाली MBBS, इंजीनियरिंग और आयुर्वेद जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त करने वाली उच्च शिक्षिता या फिर अनिवार्य स्त्री शिक्षा प्राप्त लड़कियां मजहब के नाम पर कैसे ठग ली गईं? क्या ब्रेन वॉश एक दिन में हो जाता है? धर्मांतरण का शिकार लड़कियां ही क्यों हो गईं, कोई लड़के क्यों नहीं हुए? कोई सुशीला चुटकियों में शकीला नहीं बन गई होगी। कारण क्या था? कारण थी साशिक्षा। साशिक्षा के संस्थापक धूर्त और भ्रष्ट मनोविज्ञानियों के मक्कारी भरे तर्कों ने पुरातन व्यवहार सिद्ध सामाजिक नियमों को अंधविश्वास और पिछड़ापन बताकर समाज को मॉडर्न यूरोपियन ढांचे में डाला गया। मनवाद भारतीय धर्मशास्त्रियों ने स्त्री को भावना प्रधान और पुरुष को बुद्धि प्रधान संरचना मानकर स्त्रियों को विशेष रक्षणीय इसीलिए माना था क्योंकि स्त्री जाति की संवेदनाओं और भावनाओं का लाभ उठाकर उन्हें आवेग में बहाना किसी के लिए भी सर्वाधिक आसान होता है। मनु ने आज्ञा दी थी कि कन्या के रजस्वला होने पर भाई और पिता भी उसके साथ अकेले रहने के अधिकारी नहीं। रजा प्रवृत्ति के साथ ही एक कन्या में काम के आवेग प्रबल हो उठते हैं, ये तर्क देकर झुठलाया नहीं जा सकता। और संसार में स्त्रियों का शोषण किसी भी रूप में हो, यह काम प्रवृत्ति उसके मूल में विद्यमान ही होती है। धर्मांतरण की शिकार लड़कियां भी अंततः लब नामक विनाशकारी कामुक वासना के अधीन होकर ही उस मार्ग पर गई होंगी और इसके मूल में साशिक्षा ही एकमात्र कारण रहा होगा। अपरिपक्व बौद्धिक स्तर के किशोर और किशोरियां 12 से लेकर 20 वर्ष की अवस्था के बीच उस दुष्चक्र का हिस्सा बन जाते हैं जब उन्हें सर्वाधिक संतुलन में रहने की जरूरत होती है। जिन जड़ बुद्धियों को ये कहते सुना जाता है कि अंकुश लड़की पर ही क्यों, उन मूर्खों को ये समझना चाहिए कि साशिक्षा के अनिवार्य स्वीकृत कालखंड में लड़के भी अपरिपक्व और चंचल चित्त ही होते हैं। आग फूस की संगति का समाधान करने की जगह विचार पूर्वक भारतीय संस्कृति के विनाश के बीज बोए गए। परधर्म कातरता से ग्रस्त उन लड़कियों में जो जिहाद का शिकार हुई, उनमें मुसलमान बन जाने से पहले सांस्कृतिक परिवर्तन के व्यक्ति लक्षण माँ बाप और परिजनों को दिखाई ना दिए हों, ये कैसे संभव हो सकता है? यदि हिंदू समाज अपनी सांस्कृतिक निष्ठा में स्वधर्म में स्थिर रहता तो बेमेल मुस्लिम सहपाठियों दोस्तों की संगति को पारिवारिक और सामाजिक अधिमान देने से बचता। छद्म उतार चेता मेरी इस बात को हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने के रूप में देख सकते हैं तो हाँ, ये खाई है। इसे पाटने की उदारता ने ही केरला स्टोरी दी है। ये भेदभाव, छुआछूत, स्पृश्यास्पृश्य जीवन के वो कटु सत्य हैं जिसे विज्ञानवाद और आधुनिकता के नाम पर जबरन झुठलाए जाने का फल हिंदू समाज भोग रहा है। केरला स्टोरी एक वानगी है। रोज एक 12 साल की लड़की सांस्कृतिक मर्यादा को लांघकर किसी 14-15 साल के लड़के के साथ लब नामक आधुनिक शिक्षा का आवरण करके अपने माँ बाप की भावनाओं का पद्दलन करती है और उसे ये मौका दिया जाता है आधुनिकता के नाम पर, उसके इस कुकृत्य को संरक्षित किया जाता है संविधान द्वारा उसके अधिकार के नाम पर और उसका शिकार होते हैं बेचारे माँ बाप बेटी पढ़ाओ के नाम पर। ये आरंभिक अधिकार या तो लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है या फिर लव मैरिज के रूप में। दशाब्दियां गवाह हैं। भारत में तलाक के मामले इसी लव मैरिज के परिणाम हैं जिसे लड़की और लड़के के व्यक्तिगत अधिकार के नाम पर संरक्षित किया जाता है और जिसका दंड अंततः उसी माँ बाप को भोगना पड़ता है जिसे अपनी संतान को पालने, पढ़ाने, लिखाने के कर्तव्य तो निभाने होते हैं, लेकिन संतान के द्वारा अपरिपक्व और अदूरदर्शी फैसले पर विरोध करने का अधिकार नहीं होता। भारतीय संस्कृति में तलाक शब्द का समानार्थी शब्द वेदों से लेकर रामचरितमानस तक कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा, परंतु भारतीय हिंदू समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में कभी मुखर नहीं रहा। इस्लाम का अनुयायी मोहम्मद साहब की शान में कत्ल गारत करने को आमादा रहता है। ईसाई बाइबल की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बौद्ध और जैन सभी अनपढ़ नहीं हैं, पर वे अपने स्वीकृत आदर्शों और आपचनों के सम्मान में धरती सर पर उठा लेते हैं। पर धर्मनिरपेक्ष हिंदू समाज कुछ भी स्वीकार कर लेने को तैयार है। गणेश को गालियां दी जाएं, चाहे काली देवी को वैश्या कहा जाए,
चाहे दुर्गा को गालियाँ दी जाएं, हिंदू समाज उदार है, वो सब कुछ स्वीकार करता है, वो सब कुछ मान लेता है, वो ब्रह्म भाव में जीता है। आप चाहें या ना चाहें, प्राकृतिक और व्यावहारिक सत्य यही है कि जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा, धर्म उसकी रक्षा नहीं करेगा। केरला स्टोरी पर आंसू बहा लेने से केरला स्टोरी के पात्रों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आने वाली। ये और बात है, जरूरी नहीं है कि हर जगह केरला स्टोरी के पात्रों के रूप में लड़की हिंदू हो, लड़का मुसलमान हो। नहीं, वो लड़का हिंदू ही हो सकता है, वो लड़की भी हिंदू हो सकती है। जब तक प्राकृतिक न्याय और सांस्कृतिक मर्यादाओं के पालन की उपेक्षा होती रहेगी, जब तक अप्राकृतिक न्याय पर आधारित हमारी संवैधानिक व्यवस्था के शोधन के लिए एक प्रबल आंदोलन नहीं होगा, ऐसी केरला स्टोरियां रोज बनती रहेंगी। ये भिन्न बात है कि उनका आर्थिक लाभ कितनी स्टोरियों का लिया जा सकेगा। तनोतना सदाशिवम।